सर, एक बयान आपका आजकल बड़ी चर्चाओं में है कि अगर कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में नहीं जाते तो गैरसैंण अस्थायी राजधानी बनती। हाँ, हम जिस तरीके से गैरसैंण के एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, विधानसभा भवन बना दिया था, 4 डिवीज़न वहाँ खड़े कर दी थी, ये हुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौखुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और ज़िला बनाने की प्लानिंग कर ली थी। और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रोविज़न करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, वो अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट, विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो गवर्नर ने दबा दिया केंद्र सरकार के कहने पे, ये धमकी दे करके यदि तुमने पारित किया तो तुमको मिजोरम भेज देंगे। वो मिजोरम नहीं जाना चाहते थे और इसलिए वो हमारे बजट को लेकर के बजट के ऊपर बैठ के और उसको जो बिल था, वित्त विधेयक था, उसको उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, अनुमोदन नहीं दिया। और हम फिर ये सारा उस समय लोग यदि सरकार नहीं गिराते और राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो ये सब चीज़ें हो जाती। यहाँ तक कि स्थायी राजधानी से लेकर के हम जिला बनाने, 9 जिले बनाने का काम भी कर रहे थे। उसके लिए हमने 100 करोड़ का बजट अलग से रखा था, बजट का प्रोविज़न था। वो उनको मालूम है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको ये मालूम था कि वेबकोस को ठेका दे दिया है सचिवालय बनाने का और 500 आवासीय भवन बनाने का। उनको ये मालूम था ये अड्डा खड़ा कर दिया गया है और इसीलिए तो एक षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और हमारे ये असल में ये उजाड़ू बल्द नहीं है, ये महापापी बल्द हैं। मैं तो ज़रा सा कुछ वो करता हूँ ना, ज़रा सा हाँ, तो ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी करके, इसलिए उजाड़ू बल्द कहता हूँ। तो महापापी बल्द हैं ये, तो मालिक को जो खिलाएगा उसको भी सींग मारने वाले बल्द रहे हैं। और देखो इनका आचरण, आप कहीं भी देखिए सींग मार रहे हैं सब जगह जो है, तो ये बड़े खतरनाक बल्द हैं। हाँ, तो इन्होंने जो है हमको सरकार को गड़बड़ा दिया, हमको टाइम ही नहीं मिला। जिस 1 साल की जिक्र ये हमारे दोस्त कर रहे हैं, उस 1 साल में 7 महीने तो अस्थिरता के में इन्होंने पैदा कर दी और उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई। तो इसलिए आज यदि गैरसैंण का मामला अनरिजॉल्व्ड है तो वो उसका पूरा का पूरा दोष 2016 के गुनाहगारों के ऊपर है और उत्तराखंड को आज नहीं तो कल उनसे हिसाब लेना चाहिए। यदि हिसाब नहीं लेगा तो उत्तराखंड पछताएगा। हरीश रावत तो कोई बात नहीं, मुझको बहुत दिया उत्तराखंड ने, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उत्तराखंड पछताएगा यदि इनसे हिसाब नहीं लेगा तो। अटम सटम लोगों के, लेकिन धामी जी ने सुना और मैंने धामी जी के बयान को ज़रूर पढ़ा। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरे संज्ञान में है और ये जो है हमारी खुफिया तंत्र है वो भी इसका संज्ञान लेगा। तो उसके बाद ये बयान मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है और भाजपा को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं इस राज्य के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा का रिकॉर्ड है, कभी उन्होंने 5 साल किसी को रखा ही नहीं, वो तो 2-2 ढाई साल में बदल देते। तो ये चेहरा बदल कहीं शुरू तो नहीं होने वाला है, इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ उत्तराखंड को। और मैं उम्मीद करता हूँ महेंद्र भट्ट बड़े बाचाल जो है अध्यक्ष हैं प्रदेश के, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उनको ये हिसाब बताना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो इस सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कमेटी का गठन करने की संभावना जता रहे हैं। बस देखो, केदारनाथ जी का जहाँ तक संबंध है, मैं बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और केदारनाथ का उम्मीदवार जो है केदारनाथ की प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए। जो केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा है देश और दुनिया में, उसकी छवि, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका जीवन उसके अनुरूप होना चाहिए।
राहुल जी, आपके जो गैरसैंण का आपने मुद्दा उठाया था उस पर सुबोध उनियाल ने घर हो आंगनबाड़ी वाला, पत्रकार हो दाढ़ी वाला। तो भाजपा ने सर तंज कसा है कि हमने पहले ही हरीश रावत जी को बोला था कि वो चुनाव न लड़ें। मैं जब भी कोई ऐसा निर्णय लेता हूँ पार्टी के हित में लेता हूँ, और मैं 2002 में भी मैंने ये निर्णय लिया था और पार्टी सत्ता में लाए थे। 2007 में भी ये निर्णय लिया था। पार्टी का पूरा कैंपेन मैंने संचालित किया था। 2012 में भी मैंने ही पूरा कैंपेन संचालित किया था, और इसलिए मैंने ये बयान दिया और जो है ये कहा। और 2022 में भी मैंने ये प्रस्ताव रखा था, और इसीलिए 50-52 सीटों का निर्णय होने तक मुझसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा गया। बाद में जब प्रभारी महोदय ने और 2-4 और जो प्रभावी लोग थे उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, इससे नुकसान होगा नहीं लड़ने से, तो मैंने कहा ठीक बात है, जो कहेगी पार्टी। तो हम तो पार्टी के बैल हैं, जो है कुछ खिला करके जोतती है तो खिला करके खा करके जोतते हैं, बिना खिलाए जोतेगी, बिना खिलाए भी जोतेंगे। हम तो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। पार्टी को सपोर्ट कर रही है जो पाकिस्तान का सपोर्टर है। किसमें? एनसी के साथ जो गठबंधन किया है, जम्मू कश्मीर। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, जब उन्होंने किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन, तो क्या तब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सत्यवादी तब क्या वो जो है उनके जो इनके मुखर्जी साहब थे उनकी भावना की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, या कोई दूसरी डुप्लीकेट कोई उसका उस समय डुप्लीकेट कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस थी? आप उनके साथ करते हैं। भाजपा ने तो एक और महापाप किया कश्मीर के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ और पूरे देश के साथ, महबूबा के साथ जो गठबंधन किया, उसी समय पत्थरबाजी से लेकर के आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं। तो ये भाजपा को पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए। हमने जो गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया है वो वहाँ की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर और की शांति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ एक बड़ी फोर्स है। कांग्रेस के साथ गठबंधन उनके ऊपर एक सोवरिंग इफेक्ट रखेगा। जो भी उनकी और ऐसी मांगें हैं जो देश के लिए नहीं हो सकती हैं, तो हम उसको देखेंगे और हम अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनके एजेंडे पर थोड़ी लड़ रहे हैं भाजपा के, हम अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारा गठबंधन पूरी तरीके से देश हित में है। मैं खरगे साहब को, राहुल जी को और फारूक अब्दुल्ला को इस गठबंधन के लिए बहुत धन्यवाद। नहीं बोल पाए, और वहीं अब जो लखपत भटोला का भी बयान सामने आ रहा है कि हमें मौका ही नहीं दिया गया बोलने के लिए। आपदा ग्रसित क्षेत्र उत्तराखंड है और उसमें इसके लिए जो है सरकार दोषी है। इन्होंने जानबूझ करके आपदा पर चर्चा नहीं की। मैं कह रहा हूँ हिमालयी क्षेत्र का राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, यदि यहाँ आपदा पर चर्चा नहीं होगी, एक दिन की चर्चा नहीं होगी या कुछ घंटों की चर्चा नहीं होगी, ये आधे घंटे की चर्चा कहाँ से आएगी? आधे घंटे में क्या, कौन बोल पाएगा, कौन कुछ कह पाएगा? और कैसी आधे घंटे की चर्चा थी जिसने आपदा मंत्री ने जवाब ही नहीं दिया? तो ये घोर अपमान हुआ है उत्तराखंड की विधानसभा का, और उत्तराखंडियत पर चोट की है कि आप आपदा पर उत्तराखंड की विधानसभा चर्चा नहीं करेगी, महिला सम्मान पर चर्चा नहीं करेगी, अलग अलग दिन नहीं करेगी। इसीलिए मैंने इनसे कहा है कि अपने पाप कम करना चाहते हो, पाप एक डायरी बनती है ना, यदि उस डायरी में ये पापों को कम करना चाहते हो तो एक विशेष एक दिन का सत्र बुलाओ, आपदा पर भी चर्चा करो, महिला सम्मान पर भी चर्चा करो। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार बहुत बार विपक्ष इस सवाल को खड़ा रहती है और चाहे विधानसभा, बिल्कुल सही बात है। ये असंगत बनाने का, जो विधानसभा को इरेलीवेंट सिद्ध करने का जानबूझ करके षड्यंत्र है। इसीलिए कार्य दिवस, विधानसभा के कार्य अवधि कमतर होती जा रही है, निरंतर होती जा रही है। और सर मुख्यमंत्री का भी कोई दिन नहीं आता है सोमवार का, जिसे कहा जाता है विधानसभा में आज तक, जब से सीएम धामी मुख्यमंत्री बने। इस पर मुझे पूरा डिटेल मालूम नहीं है,
मैं डिटेल ले लूँगा तब टिप्पणी करूँगा। ये अगली बार आपसे बात करेंगे। दिया गया था आधा घंटा का कि आपदा पे बात करने, तब यशपाल आर्य जी ने उन्हें मौका नहीं दिया, यानी कि वो मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? किसने कहा है? हरीश धामी जी। नहीं, अभी कह नहीं सकते, मैंने नहीं देखा कहीं मैंने नहीं देखा कहीं। लेकिन हरीश धामी न बोले, बुटौला न बोले, केदारनाथ का विधायक न बोले, थराली का विधायक न बोले, घनसाली का विधायक न बोले, देहरादून के जो है ये धनोल्टी का विधायक न बोले, मसूरी का विधायक न बोले, तो फिर कहाँ का विधायक बोलेगा कि भैया आपदा पर जो है। तो इसलिए मैं हरीश धामी के गुस्से की प्रशंसा करता हूँ, गुस्से को स्वाभाविक मानता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कहा। रावत जी, जिस तरह से और आपकी सरकार बड़े हमारा जो विधानमंडल दल है वो अपना कर्तव्य बहुत निष्ठा से पूरा कर रहा है, और हमारे जो नेता हैं CLP के, वो बहुत चुस्त और दुरुस्त तरीके से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। रावत जी, जिस तरह से आपके भी आपत्ति जताई है और कई वो कर रहे हैं, देखो भाई, आप किस तरह से देखो, विधायक से हम बहुत सारी चीज़ें अपेक्षा करते हैं। हमारे दुख दर्द में आए, बच्ची के नामकरण में भी आए, शादी में भी आए, रामलीला में भी आए, जो है भागवत हो रहा है तो उसमें भी आए, कहीं दुख तकलीफ हो रही है तो उसमें भी आए। तो उस हिसाब से विधायकों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, अपेक्षा के अनुरूप दी जानी चाहिए। अब कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसलिए राजनीति में तिजारती के बजाय जो है राजनीति के अंदर सेवा भाव वाले आए, उसके लिए पोषण होना चाहिए। सर, ये एक विचित्र स्थिति नहीं है कि विधेयक पास भी हो गया और विधायकों को पता ही नहीं है कि कितना वेतन बढ़ा है, कितना भत्ता बढ़ा है। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि मीडिया से इसको छिपा करके क्यों रखा गया, मीडिया से छिपा करके। अब उसमें कहीं भूतपूर्व का भी जिक्र है, तो मुझे भी उत्सुकता हुई, मैंने टैग किया, लेकिन पता ही नहीं चला क्या है करके। और तो छोड़ो, जो एक ज़मीन को लेकर जमींदारी उन्मूलन वाला जो विधेयक पारित किया है, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की। उसमें नया भू कानून जो उत्तराखंड मांग रहा है, उस संबंध में कुछ है प्रोविज़न करके, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, दिखने भी नहीं मिला। सर, अभी जो सत्र हुआ उसमें धामी जी ने ये कहा